आज ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर आने का मौका मिला और जमुई की हम लोगों की जो विधायिका है श्रेयसी सिंह, इनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और इनको कितना ज़्यादा मेडल का पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर दो पुरस्कार मिला। और यहीं की विधायिका है, यहीं की रहने वाली है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो दूसरी बात, जो एक और जो सब लोगों ने अपनी बात रखी, जो यहाँ पर जितने लोग अपनी बात रख रहे थे, सब लोगों ने अपनी बात को रखा। और जो यहाँ पर जीविका समूह से जुड़ी हुई 9 लोगों ने और एक जो जिन्होंने अंतर्जातीय शादी विवाह किया, आदर्श विवाह के तौर पर यहाँ उनको प्रस्तुत किया गया, पति पत्नी दोनों को, बबीता देवी को और राहुल कुमार को। तो यहाँ पर जो उनकी बात हम सुन रहे थे और जो यहीं पर एहसास हुआ कि इन लोगों ने जो आदर्श शादी की है, जो आपस में विवाह किया है, वो अंतर्जातीय शादी। तो मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि पासवान और मांझी, लड़की पासवान लड़का मांझी। तो मैं जब सुन रहा था तो मुझे खुशी हुई, इसलिए हम यहाँ बुला करके उसके सामने उसको बधाई देने के लिए हम खड़ा हुए। और ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, जो अंतर्जातीय शादियाँ होती है, ये बड़ा अच्छा काम किया यहाँ समाज सुधार अभियान के सिलसिले में, इस चीज़ को भी दर्शा दिए। ये तो जो हम लोग समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, उसी का तो सब हिस्सा है। ये सब समाज सुधार के लिए आपस में जो अंतर्जातीय शादियाँ होती हैं, और कितनी खुशी थी यहाँ पर देख करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर आप जानते हैं, हम लोगों ने अपने राज्य में ये कर दिया है, किस तरह से जो अंतर्जातीय शादी करेंगे वो एक तरह से आदर्श विवाह है। और वैसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से उनको पुरस्कृत किया जाता है। अभी हमने पूछा कि ये दोनों की शादी हुई है, इसका पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तब मुझे मालूम हुआ कि नहीं, पुरस्कार मिलने वाला है इन लोगों को। और आज ही हमने कहा कि आज ही यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसको 1 लाख रुपया का पुरस्कार आज ही दे दिया जाए, आज ही उसको दे दिया जाएगा। तो आप जरा समझ लीजिए, बड़ी खुशी की बात है। हम जब आए, यह भी एक प्रकार का समाज सुधार का ही अभियान है। और बाकी सब लोगों ने जो पूरे तौर पर अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि हम तो ये शुरुआत कर दिए थे 2021 में ही, तब उस समय से जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी दिसंबर में, और ये हम लोग इसको लगातार आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन फिर जो इसी साल जनवरी महीने में फिर से कोरोना का तीसरा दौर आ गया। और आपको तो मालूम है कि हम तो घूम ही रहे थे, लेकिन हम भी इसके शिकार हो गए, हमको भी ओमिक्रॉन हो गया। तो एक तो अलग बात है, हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में रहे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इतने दौर पर बढ़ा, और सब जगह पूरे दुनिया में तो बहुत बढ़ा, अपने देश में भी बढ़ा, अपने राज्य में भी कई जगहों पर। हालांकि अपने देश में जितना होता है उसकी तुलना में अपने राज्य में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जितना भी होता है तीसरे दौर में फिर बढ़ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने सारे कार्यक्रमों को 6 तारीख के बाद से स्थगित किया था। और हम भी शिकार हो गए थे जाकर के, जब हमने अपना टेस्ट किया था 11 तारीख को। तो एक तो अलग बात है, उस समय तो स्थगित कर दिया था आगे का, लेकिन अब उस पर काफ़ी कमजोरी आई। तो 1 महीने के करीब कई प्रकार के यहाँ पर उसके बारे में लोगों को जागरूक करके हर तरह का इंतजाम किया गया। हर तरह से लोगों के लिए सब तरह से गाइडलाइन भी दिया गया, सब तरह से किया गया। इलाज वगैरह के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं।
तो ये सब काम किया और बहुत तेजी से घट गया है। और मुझे ये देख करके खुशी हो रही है कि अभी बहुत तेजी से अब नीचे जा रहा है। और आज जहां हम लोग कर रहे हैं 4 जिले का और जमुई में कर रहे हैं, तो इसमें तो मात्र अब कल का जो फिगर है मात्र 1 बचे हैं इससे पीड़ित। लखीसराय में मात्र 3, शेखपुरा में 6 और मुंगेर जो इतना बड़ा है, और आप जानते हैं जो पहला शुरुआत हुआ था 2020 से ही, तो उसमें से तो 1 व्यक्ति बाहर से आए थे, मुंगेर के ही थे, और वहीं से पूरे राज्य में शुरुआत हो गई थी। तो आज देख करके खुशी हो रही है कि मुंगेर में तो बहुत बढ़ गया था, अब मात्र 4 है। अब ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ये खुशी की बात है कि अब यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, इसलिए आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। सचेत रहिए, सजग रहिए, और ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। और ये सोच लीजिए कि दुनिया भर में इसको तो कोविड-19 कहते हैं, 2019 से दुनिया के कई राज्यों देशों में शुरू हो गया था। हम लोगों के यहाँ तो 2000 से शुरू हुआ, अभी 3रा साल चल रहा है। लेकिन अब जरूर मुक्ति मिलेगी, हमको पूरा का पूरा भरोसा है। लेकिन हम सब लोगों को सजग और सचेत रहना चाहिए, ये हम कहेंगे। लेकिन अब हमको पूरा भरोसा है, और जो कुछ भी इसके बारे में हम लोग प्रतिदिन इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, बाहर क्या हुआ, अपने यहाँ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। और आप जानते हैं कोरोना से जो लोग भी पीड़ित हुए 2000 से, बिहार पहला राज्य जहां हम लोगों ने पीड़ित लोगों को जो अनुदान 4 लाख रुपया हर उसके परिवार को हम लोग देते रहे। तो ये सब चीज़ तो हम लोग करते ही रहे। बाहर जितने लोग थे 2000 में फंसे हुए थे, हर जगह लोगों से संपर्क करके, जो लोगों का वहाँ रहने का इंतजाम नहीं था, आना चाहते थे, आने लगे बहुत लोग पहले से ही। और फिर केंद्र सरकार ने उनके आने का भी इंतजाम किया, ट्रेन से भी भेजने का। और उस बीच में जो जहाँ रहते थे उनके लिए हम लोगों ने सब तरह का इंतजाम, उनके भोजन तक का इंतजाम करवाया था राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों में। और यहाँ पर भी लाया गया, उनको भी हम लोगों ने सब तरह की सहायता दी। ये सब करते रहे हम लोग कोरोना के दौर में। लेकिन अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि इससे ज़रूर मुक्ति मिलेगी। और ये तो सब शुरू हुआ है चाइना से, समझ गए ना? ये वहीं से कुछ हुआ है, वहीं से शुरू होकर के सब जगह है। जब इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की थी ऑल पार्टी, तो उसमें भी हम लोगों ने बात, और सब लोग इस बात को लेकर के समझ रहे थे। तो खैर अब इससे मुक्ति मिलेगी। और बोलिए जो सबसे विकसित देश है वो सब कितना प्रभावित हुआ था, तो इसलिए वो तो एक अलग चीज़ है। अब हमको लगता है कि हालांकि हम लोगों का देश कई दूसरे देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ, और अपने देश में भी अपना राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, देश में जिन जिन राज्यों में आबादी है उसमें 3री सबसे बड़ी आबादी का राज्य हम लोगों का है। और यहाँ भी हम लोग सबसे नीचे रहे, 26वें नंबर पर, 25वें नंबर पर। तो ये स्थिति में रहे तो सबको मुक्ति मिलेगी, ये हमको पूरा भरोसा है। लेकिन सब सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। और इसी को भी ध्यान में रख करके सीमित लोगों को बुलाया जाता है, और सब लोगों का टेस्ट कराया जाता है, और सब लोगों के लिए इंतजाम किया जाता है कि ताकि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब बात तो है। लेकिन अभी जो हम लोग अब समाज सुधार अभियान जो चलाना चाह रहे हैं, अब ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहे, हम तो यही चाहते हैं। इस समाज सुधार अभियान में हम भी कई जगह जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। 12 जगह का हम लोगों ने किया। और जब शराबबंदी लागू किया था 2016 में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इसके लिए जो यात्रा शुरू की थी, तो लागू करने के बाद भी हम सभी कमिश्नरी में एक एक जगह गए थे, 9 जगह। लेकिन इस बार हमने कहा समाज सुधार अभियान, और इसकी शुरुआत जो शुरू करने का फिर से हम लोगों ने फैसला किया कि आप जानते हैं ना, जो शराबबंदी लागू किया तो इसका कितना लाभ लोगों को हुआ, और किस तरह से शराब यहां कितना बिकता था, और सरकार को कितना उसका टैक्स आता था। ये सब अलग बात थी। हम लोग हमेशा शराब के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी शुरू में लगता था कि पता नहीं इसको ठीक ढंग से
लागू कर पाएंगे कि या नहीं लागू कर पाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सरकार में इसको लागू किया और 2 साल के अंदर उनको हटा दिया लोग, और बाद में फिर लागू कर दिया शराब, ले आया शराब को। तो उसको देखते हुए हम लोगों को ये लगता था, लेकिन 2015 को 9 जुलाई को ही एक कार्यक्रम था, इसी तरह से सब जीविका समूह की महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम था पटना में। तो वहाँ पर हम बोल करके बैठे और उसी में महिलाओं ने पीछे से जीविका की दीदियों ने कहना शुरू किया, शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो नीचे हम जाके बैठने जा रहे थे तो हमने कहा ये बोल रही है शराबबंदी की बात। तो हमने, जो हमारे साथ अन्य लोग थे, मंत्रीगण थे, हमने पूछा क्या बोल रही है, तो कहा शराबबंदी की बात कर रही। लौट करके आ करके फिर माइक पर हमने कह दिया था, वो 2015 का 9 तारीख था, वो जुलाई का, और उस दिन ये बात हो गई। तो हमने आ करके कहा कि अगली बार फिर अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि 3 महीना के अंदर चुनाव होने वाला था। तीसरा राउंड हम लोगों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया 2005 से, तो तीसरा चुनाव होने वाला था। हमने एक लाइन वही ऐलान किया कि अगर आ जाएंगे तो जरूर लागू करेंगे। फिर आ गए, तो जैसे ही आ गए तो वैसे ही, और 26 नवंबर को कार्यक्रम हम 11 से करवा रहे, तो उसी समय से इन सब चीज़ों के पक्ष में, शराबबंदी के लिए कि शराब पीना बुरी चीज़ है, ये सब का प्रचार प्रसार करवाते थे। तो ये सब चलता था। तो उसी की जो मीटिंग थी 2015 में, उसी दिन हम लोगों ने कहा कि आज से इसके बारे में पूरे तौर पर अभियान चलाया जाए। और पूरे तौर पर अभियान चलाने के लिए, और अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं के पाठक जी, ये फिर ही अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध के, ये उस समय भी इन्हीं को जिम्मेवारी थी, लेकिन बीच में 2 साल के बाद और काम किए और फिर ये दिल्ली गए भारत सरकार की सेवा में, वो सब तो अलग बात है। फिर लौट करके आए, जैसे ही लौट करके आए फिर इनको हमने कह दिया कि फिर मद्य निषेध वाला काम आपको देखना है। अब ये तैयार हुए और अब ये काम कर रहे हैं। मंत्री जी भी भाषण किए, जब ये सब हम लोग काम शुरू कर रहे थे 16 में, तो अभी जो मंत्री जी हैं मद्य निषेध वाले, ये उस समय पुलिस के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, तो हमारे कार्यक्रमों में रहते थे, उसमें भी आ करके जो हम बोलते थे उन बातों के बारे में अपनी बात कहते थे। आज इनको जिम्मेवारी है। तो अब तो जो हम लोगों ने देखा, तो उस समय तो लागू कर दिया हम लोगों ने, और कितना बड़ा अभियान चलाया। और जो अभियान हम लोग चलाए, और इसके बाद इसको 1 अप्रैल से 2016 में 30 मार्च को कानून बनाया, और उसके बाद इसको हम लोगों ने लागू किया। अभी बैठे हुए हैं हमारे, उस समय स्पीकर साहब थे, ये भी यहीं पर हैं बैठे हुए। तो ये सब बन गया कानून और उसको हम लोगों ने लागू किया। लेकिन उस समय जो अभियान चला रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि ग्रामीण अंचल में तो पूरा देसी विदेशी सब बंद कर देंगे, और बड़े शहरों का जो है उसमें कुछ बड़े शहरों का कॉरपोरेशन वाला, उसमें हम लोगों ने कहा कि चलिए यहाँ देसी शराब तो बंद होगा, लेकिन अभी विदेशी शराब को रहने देते हैं, वहाँ अभियान नहीं चलाएं, वहाँ आगे अभियान चलाएंगे फिर बंद करेंगे। सोच करके हम लोगों ने एक से लागू किया। लेकिन जब बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि पटना और अन्य बड़े शहरों में जो उसको लागू रखा गया था विदेशी शराब के लिए, कितना विरोध किया महिलाओं ने, पुरुषों ने, नवयुवकों ने, युवतियों ने, पूरा का पूरा। और जो भी दुकान था, एक दुकान को खोलने नहीं दिया। ये देख करके मुझको इतनी खुशी हो रही थी कि हम सोच रहे हैं कि अभी उतनी जागृति नहीं है, ये तो शहरों में भी लोग नहीं होने दे रहा, खुलने नहीं दे रहा। ये बड़ी खुशी की बात। और उस समय हाउस चल रहा था, 4 अप्रैल तक था, और रोज रोज हम सब जगह का खबर लेते रहे। और फिर 4 अप्रैल को मीटिंग किया, और 5 को कैबिनेट करके हम लोगों ने ये तय कर दिया कि अब 5 तारीख से 5 अप्रैल से ही शहरी इलाके में जहां विदेशी शराब की इजाजत थी उसको भी बंद कर देंगे। और उस दिन से बंद कर दिया। सिर्फ 4 दिन के बाद
5वें दिन से सब जगह, और उसके बाद जो अभियान चलाए सब जगह गए, आने का मौका मिला एक एक जगह पर जाकर के। उस बार तो मुंगेर में था, तो कई जगह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, क्या अच्छा कार्यक्रम था। और उसमें आप ही लोगों के जो सब आती थी जीविका समूह की, वो बोलती थी, आज भी बोल रही थी, अच्छा लग रहा था, अपने अपने अनुभव को विभिन्न चीज़ों में साझा कर रही थी, मुझे अच्छा लगा, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो उस समय की बात है, हम आप लोगों को याद करा देना चाहते हैं। साहब, जब उसमें कोई महिला बोलती थी, इतना अच्छा बोलती थी, और एक महिला की बात हम कभी भूलते नहीं है। वो खड़ा होकर के बोली थी, कही कि देखिए मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते थे, शराब पीते थे, और जब करते थे ऑफिस से लौट करके आते थे, दारू पी करके आते थे, और रात में आकर के झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। और घर में जो काम होना चाहिए बच्चे बच्चियों के पढ़ाई का या सबके भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध होना चाहिए, ये कमाते थे, वो नहीं होता था, सब बहुत दुखी थे और आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में खराब लगते थे। लेकिन जब शराबबंदी लागू हुआ तो उन्होंने भी दारू पीना बंद किया। अब जब आते हैं शाम में तो बाजार से सब्जी तरकारी खरीद करके लाते हैं और मुस्कुराते हैं, और शाम में हम लोगों का सहयोग भी देते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये बात एक महिला ने कहा, वो कितना बढ़िया लगा कि आप सोच लीजिए, शराब छोड़ने से किसी की स्थिति कैसी होती है। पहले आकर के घर के लोगों को तबाह करता था, और जब दारू पीना बंद किया तो घर के लोगों का सहयोग करता है, मुस्कुराता है, और सबको अच्छा लगता है। तो ये वातावरण हुआ। और आपको मालूम है, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोग इस काम को करते हैं, लेकिन चंद लोग तो गड़बड़ होते नहीं जी। आदमी जो है वो सब आदमी शुद्ध होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। ये तो नेचर का देन है, सब ठीक नहीं रह सकता है। कुछ प्रतिशत 10% से नीचे महा गड़बड़ी करता है, इधर से उधर। तो वैसे लोग तो कुछ होते हैं, गड़बड़ी तो करते हैं। और उसमें भी जानते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग जो शराबबंदी लागू हुआ हमसे बहुत नाराज, उसमें से कई लिखने वाले लोग हैं, अपने को काबिल समझते हैं, काबिल हैं, अंड वंड लिखता है। बिहार में कितना काम हम किए, इसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन कोई अगर हम पर कुछ बोलेगा, हम लोगों के खिलाफ आलोचना करेगा, खूब लिखेगा, खूब छपता है कई जगहों पर। तो देखिए, बड़े नाराज हैं कुछ लोग हमसे, जो हम शराबबंदी किए। भाई, हमसे क्यों नाराज है? शराब तो बड़ी बुरी चीज है। कितनी बुरी चीज है शराब, शराब से कितना नुकसान होता है। लेकिन फिर भी सोच लीजिए, लेकिन इसके लिए जो हम लोग चाहते हैं कि शराब कितनी बुरी चीज है। और आप तो जानते हैं कि अभी जो फिर हम लोग अभियान चला रहे हैं, तो इस अभियान के सिलसिले में, इस समाज सुधार अभियान में, ये सबको कागज दिया गया। अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे, कागजवा लेकर के, गर्मी लग रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम देख रहे थे सबको। तो ये चीज जो है सुरक्षित रखिएगा, न सिर्फ पढ़िएगा बल्कि सबको पढ़ाइएगा। ये कितनी बड़ी बात है। आप जानते हैं क्या हुआ? देश को आजाद कराए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने, और जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी उन लोगों को कहते थे, शराबबंदी के लिए अभियान चलाते थे और कहते थे शराब कितनी बुरी चीज है। इसी में लिखा हुआ है, बापू ने जो कहा था, क्या कहा था? शराब आदमियों को न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। ये कब? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, और उस समय उन्होंने अभियान चला करके ये सारी बातें कही।
हम तो नई पीढ़ी तक के लोगों को कहना चाहते हैं, बहुत लोग बापू की बात को खाली बापू का जय जय करेंगे, लेकिन बापू ने जो काम किया है उसको कोशिश करते हैं लोग कि भूल जाए, जाने नहीं। आप बापू को भूलिएगा, देश आजाद होता, राष्ट्रपिता है, और उन्होंने जो कहा एक एक चीज, शराब के बारे में क्या कहा कि जो आदमी शराब पीता है उसके बारे में कि शराब आदमी को सिर्फ उसका पैसा नहीं बर्बाद करता, उसका पैसा नहीं छीन लेता है, बल्कि साथ साथ उसकी बुद्धि को भी हर लेता है। कितनी बड़ी बात है। आप दारू पीजिएगा तो अपना पैसा तो बर्बाद कर ही रहे, लेकिन धीरे धीरे आपकी बुद्धि भी खत्म होती चली जाएगी। ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये बापू ने कहा, ये होता है, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। आप सोच लीजिए, शराब पीता है, पहले इंसान था जब शराब नहीं पीता था, और शराब पिएगा तो हैवान हो जाएगा, इंसान से हैवान बदल जाएगा, संपत्ति उसकी नष्ट नहीं होगी, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। और बापू ने उस समय कहा था, यूं ही कहते थे कि अगर 1 घंटा के लिए भी हम तानाशाह बन जाएं तो हम पूरे तौर पर देश में शराब को बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आप सोच लीजिए। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ है तो कानून बना है। क्या चीज है संविधान में? प्रावधान है, ये किया गया है, हर राज्य को अधिकार दिया गया है। शराब बुरी चीज है और जो भी राज्य चाहे इसको खत्म कर सकता है। 47वें नंबर पर है। ये सब काम है। कुछ राज्यों में तो शराबबंदी लागू है, कई राज्यों ने लागू किया, फिर उसमें खत्म हो गया। बिहार में भी लागू हुआ, खत्म हुआ 2 ही साल के बाद, 2.5 साल के बाद, और हम लोग तो 6 साल से चला रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब जानते ही हैं कि शराब बंदी के पक्ष में लोग बहुत हैं, और जो शराब पहले पीते थे, हमने एक सर्वे कराया था 18 में, और उसी में जो रिपोर्ट आई थी 1,60,00,000 से भी ज्यादा, लगभग 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। और इस बार हमने कहा है विभागों को कि इस बार फिर सर्वे करिए, और इस बार लोगों को और पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो शराब कितनी बुरी चीज है, और लोगों ने इसको छोड़ा, इसलिए ये सब अभियान चल रहा है। और देख लीजिए जरा, कुछ लोग तो समझते हैं, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई दारूबंदी कर रहे हैं तो हमरा तो शराब नहीं पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हमने कहा कि दारू पीने से तबीयत खराब होती है, दारू नहीं पीने से तबीयत खराब नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने इंतजाम करवाया था कई जगहों पर कि इस तरह के लोग हैं, जा करके देख ले और सुन ले और समझ ले। ये किया गया था सब काम 16 में, और सबको पता चल गया। और यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं। कुछ राज्यों में तो इजाज़त दे दिया था, हम लोग तो ये भी इजाज़त नहीं दिए कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और ये तो काम हम लोगों ने 16 में किया। और उसके बाद सोच लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2016 में ही दुनिया भर का पूरा एक राज्य, हर प्रांत का, सब जगह का सर्वेक्षण, देश का किया सर्वेक्षण, हर जगह हर इलाके का, पूरे दुनिया के हर इलाके का किया। और उन लोगों ने जो काम किया पूरा 1 साल पूरा 16 में किया, और उसके बाद जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आई उसका पूरा का पूरा अध्ययन करके, आकलन करके 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इसको प्रकाशित किया कि शराब क्या चीज है, शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जो कुछ भी लिखा है। और हमने इसीलिए इसी में लिख दिया है शराब के दुष्प्रभावों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, ये उसी में लिख दिया। सब देखिएगा कि कितना बुरा चीज है शराब। आप बताइए क्या किया, दुनिया भर का पूरा अध्ययन किया, और क्या हुआ मालूम है? 1 साल के अंदर
जो उसका सर्वेक्षण हुआ उससे पता चला 2016 में ही कि एक साल में शराब पीने से 30 लाख लोग मरे। शराब पीने से। मालूम है देश में जितनी, दुनिया में जितनी एक साल में मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण। यह उन लोगों ने सर्वे किया, आप जरा सोच लीजिए, और उसने ये रिपोर्ट दिया है। और आप सोच लीजिए एक साल में 30 लाख, आई चौथा साल चल रहा है कोरोना का दौर, और आपको मालूम है पूरे दुनिया में चौथे साल में भी मिला करके अभी तक की कोरोना से 30 लाख लोग नहीं मरा। अब आप सोच लीजिए, ये कोरोना जैसी चीजों से भी इतने दिन से चल रहा और इतने लोग मरे हैं दुनिया भर में, तो इसके इतनी गंभीर बीमारी से जितने लोग मरे चौथे साल में, यानी कुल मिलाकर के 2 साल से भी ज्यादा समझ लीजिए, अभी तो चौथा साल शुरू है और 19 वाला भी शुरू से हुआ था, यानी लगभग समझ लीजिए 2.5 साल के करीब। और उसकी मौत अब तक जो रिपोर्ट आई है अभी तक 30 लाख का रिपोर्ट नहीं है, उससे कम है। तो आप जरा सोच लीजिए कि ऐसी गंभीर चीज से, बीमारी से भी जितनी मौत होती है एक साल के अंदर भी उससे बहुत ज्यादा मौत, 30 लाख लोगों की मौत। तो ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रभावित किया और क्या इसको प्रकाशित किया। और दूसरी बात कितना महत्वपूर्ण है, उसने कहा कि जो कम उम्र के लोग हैं 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोग जो शराब पी लेते हैं उसमें मृत्यु शराब के कारण ये जितनी मौत हुई पूरे दुनिया में उसका 13.5% मौत 20 से लेकर के 39 साल तक के उम्र वाले लोगों का शराब पीने के कारण। इसने ये रिपोर्ट निकाला, कितनी बुरी चीज। तो नई पीढ़ी के बीच में तो और इस बात को कहना है कि और मरिएगा, और लोग तो मरते ही है। और अभी तो जानते ही ना है कि जहरीली शराब से जो फिर मौत हुआ, पहले भी मौत हम लोग लागू किए थे तब भी हुआ था, और तब कितना कार्रवाई आज बताया गया आपको, कितनी सजा हो गई है, कोर्ट का भी आदेश हो गया। और आप जरा सोच लीजिए कि जैसे ही देखा कि जहरीली शराब पी करके लोग मर रहा है, और उस समय कितना लोग बोलने लगा, कहा साहब शराब बंदी बेकार चीज है, लोग मर रहा है, ये बड़ा बुरा चीज है। तो हमने कहा कि अरे ये बुरा चीज है ही, शराब बंदी बुरा चीज नहीं है, शराब पीना बुरा चीज है। शराब पियोगे तो मरोगे, शराब पियोगे तो कोई तुमको जहरीला पिला देगा और मरोगे। ये तो सबके समझने वाली चीज है कि शराब कितनी बुरी चीज है। और वो हम लोगों के शराब बंदी के खिलाफ कुछ लोग बोलने लगे। हमने कहा ये बात देख लीजिए, ये तो सबसे खराब चीज है। दारू पियोगे, गड़बड़ सड़बड़ करेगा, तुमको पिला देगा और तुम पी के मर जाओगे। और दूसरे कई राज्यों में हम तो शराब बंदी लागू किए हुए हैं, आज जो दूसरे कई राज्यों का जरा कहानी जान लीजिए, जहां शराब बंदी नहीं है, शराब चलता है, और वहां भी गड़बड़ शराब पिला के कितने लोगों को मारता है, यहां से भी ज्यादा की संख्या सब जगह। तो कहने का मतलब है कि दारू पीना कितनी बुरी चीज। और इसीलिए हमने कहा कि नहीं, इस बात को लेकर के कुछ लोगों को बुरा लग रहा, शराब बंदी लागू है, हम इसको लेकर के और पूरे तौर पर अभियान चलाएंगे। और ये अभियान की शुरुआत की, और सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि आप सब जानते हैं दहेज प्रथा और बाल विवाह, उसके लिए भी हम लोगों ने चलाया था 17 में। तो वो तो बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो एक एक बात लिखा है उसने, और कितने प्रकार की बीमारियां, 200 तरह की बीमारियां होती हैं। और दुनिया भर में शराब पीने से आत्महत्या का जितना मामला है, आत्महत्या का जितना मामला दुनिया में एक साल का है, उसका 18% दारू पीने के कारण। और आपसी झगड़ा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपसी झगड़ा दारू पीने वालों के बीच में होता है। वो दुनिया भर का 18% का आपसी झगड़ा। और
सबसे बड़ी बात है सड़क की दुर्घटना। तो आप जरा सोच लीजिए, सड़क दुर्घटना, दुनिया भर में सड़क दुर्घटना। अरे दारू पी के गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, ये तो होता ही है। और दुनिया भर में दारू पी करके गाड़ी चलाइएगा तो दुनिया भर में जितना जो सड़क का एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, 27% एक्सीडेंट दुनिया का, ये WHO ने प्रकाशित किया एक साल के अंदर, वो दारू पी करके गाड़ी चलाते हो तो इसलिए। और यहां जानते हैं ना अब एक्सीडेंट कितना घट गया है, दारू को बंद करने से एक्सीडेंट कितना बिहार का घट गया है। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। और इसने अनेक बीमारियों के बारे में भी बता दिया है कि सब साहब इस सब बीमारी कितनी खराब चीज है। लीवर किरोसिस के कुल मामलों का 48%, 48%, और माउथ कैंसर का कुल मामलों का 26%, पैंक्रियाज जो गंभीर बीमारी, अति गंभीर बीमारी, उसका 26%, टीबी का 20%। आप समझ लीजिए दारू पीने के कारण इन सब बीमारियों के सबसे ज्यादा लोग शिकार होते। इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने हर जगह दे दिया है। पढ़िएगा, बापू की बात पढ़िए, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शराब का क्या बुरा असर है उसके बारे में लिखा है वो सब पढ़िएगा, सबको पढ़ाइएगा, ताकि ये बात को समझे। और लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ लोग बात को नहीं समझता, लेकिन कुछ ना कुछ लोग बात को जरूर समझेगा। और कितनी बुरी चीज होती है, हर प्रकार से सब तरह का खतरा। तो शराब पीने के कारण जो हर तरह की बीमारियां हैं उससे भी एक एक आदमी को सचेत करना। और साथ साथ हम लोग तो इसके लिए अभियान चला ही रहे हैं, हर प्रकार का काम चल रहा है, और हम लोगों ने बता दिया कि ये सब चीज हो रहा है। और आप सोच लीजिए कि हम लोग सिर्फ समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, ये तो जरूरी चीज है। हम लोगों ने विकास का कितना काम किया है। और जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 में 24 नवंबर को शपथ ग्रहण किया, और उस समय से जो काम करने का मौका दिया, बिहार की क्या हालत रहती थी। शाम होते कोई घर से निकलता था जी, याद करिए अब कितना आनंद रहता है। आप जरा सोच लीजिए पहले क्या बुरा हाल था, सड़कों की कोई हालत नहीं। अब हर गांव को सड़क से जोड़ने का नियम बना करके हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। सबके अब पुल पुलिया सड़क सबको देखने का काम हमेशा, उसको ठीक रखने के लिए, उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसका एकदम मेंटेनेंस ठीक ढंग से रखने का, ये सब भी काम कर रहे हैं। और क्या बुरा हाल था, आप जरा बताइए। गरीबों के बारे में कभी चिंता थी? समाज के कमजोर तबकों के बारे में कोई चिंता थी? महिलाओं के बारे में कोई चिंता थी? कितनी लड़कियां पढ़ पाती थी? 5वें क्लास तक तो लोग भेज देते थे, लेकिन उसके बाद अगर 6ठे क्लास में जाती उसको पोशाक चाहिए था, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए ज्यादातर गरीब के लोग छोड़ देते थे, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। यह हालत था। गरीब तबके के लोग कितना कम स्कूलों में जाते थे, 12.5% आबादी का नहीं जा पाता था, उसकी स्थिति ऐसी थी, नहीं भेज पाते थे। तो ये सब एक एक चीज हम लोगों ने कितना किया, कितने स्कूलों का निर्माण करवाया। और बच्चियों को लोग आगे नहीं भेजते थे तो हमने पोशाक योजना की शुरुआत कराई कि वो 6ठा से आगे पढ़े, और खाली 8वां तक नहीं पढ़े और आगे पढ़े। तो उसके लिए साइकिल योजना की शुरुआत कराई। 9वें क्लास में कोई लड़की साइकिल चलाती थी। हम जब साइकिल योजना की शुरुआत कराए तो कुछ लोग मेरे खिलाफ बोल रहे थे कि अरे लड़की सबको साइकिल पर चलाइएगा, उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा हर परिवार की लड़की पढ़ेगी और साइकिल से जाएगी, कोई तंग नहीं करेगा, यह स्थिति होगी। और किसी ने कभी तंग किया? कितना लड़कियों को खुशी हुई। और भुलाइएगा मत,
ये जब हम 2008 से शुरू करा दिए, 7 से ही, और सबको मिलना शुरू हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि आजकल भूल जाए। और जो साइकिल योजना की हम लोगों ने शुरुआत की, विदेशों से 3 देश से लोग आकर के इसका आकलन किए, और आकलन करने के बाद 9, 10, 11 रिपोर्ट प्रकाशित किया कि बिहार में इतना अच्छा काम किया लड़कियों के लिए साइकिल, और लड़कियां कितना साइकिल चलाने लगी। और जब आती थी स्कूल से लौट करके तो कभी कभी माँ को, कभी पिता को साइकिल पर ले जा करके बाजार भी ले जाती थी। और अब तो क्या स्थिति थी। और फिर जब हम घूमते थे तो कई जगह पर लड़कों को देखते थे कि कुछ कहना चाहता था, तो हम कहे क्या है जी, तो लड़का सब कहने लगा कि कुछ हम पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने कहा पूरा ध्यान देंगे, और उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना में शामिल कर दिया। तो अब सबको साइकिल, आप जरा सोच लीजिए। और अब कितनी संख्या पढ़ने वालों की बढ़ी, अब लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ी। अब आपको मालूम है 1 साल पहले अब इतना कम लड़की पढ़ती थी, अब लड़का लड़की बराबर। 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा थी तो उस समय 300 लड़की लड़का से ज्यादा। आप सोच लीजिए, यह हालत हो गया है। इतना सुधार था। जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम एक काम छोड़े हैं। हम महिलाओं के लिए क्या किया, केंद्र में कानून बन गया, पंचायती राज, नगर निकाय सब में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दिया जाएगा उसको रहने का। लेकिन यहां तक लागू ही नहीं था। कानून तो बहुत पहले बन गया था, 94-95 में, लेकिन यहां तक नहीं लागू था। जब हम लोग आए तो लागू किए, और हम तब लागू किए तो महिला के लिए कम से कम 1/3 है। हमने कहा 1/3 क्यों, बिहार पहला राज्य हुआ जिसमें हमने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, और उसके 1 साल के बाद नगर निकायों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। अब चौथा चुनाव पंचायत का हो गया, अब इसी साल नगर निकायों का भी होने वाला है। अब सोच लीजिए कितनी महिलाएं आगे बढ़ गई, अब पढ़ने में बढ़ गई, आज सबको ये जिम्मेवारी मिल गई। और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में बहुत कम महिलाएं थी, बहुत कम। और जब 2006 में हमने इसको देखा और उसी समय हमने तय किया कि नहीं, हम बड़ी संख्या में महिलाओं को जीविका इसमें शामिल करेंगे, और इसका नाम हमने दिया जीविका। नामकरण बिहार में किया जीविका, भ्रम मत रखिएगा। और बिहार में जो महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाया, हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा था, अब तो 10 लाख से भी आगे बढ़ गए। अब 1,28,00,000 परिवार महिलाएं जुड़ गई है, और सब जीविका के साथ जुड़ गई, और कितना आगे बढ़ रही हैं। और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के ये सब काम किया था, शुरू कराया था, और आज भी ये सब कुछ हो रहा, सब तरह से कितना आगे बढ़ रही। अब पहले देखते थे, गांव में जाते थे तो महिलाओं को बेचारे को पहनते हुए कपड़ा उपड़ा कैसा लगता था। अब कहीं भी जाते हैं तब महिलाएं कितना ठीक लगती हैं, ये कभी देखा है? इतना पहले ये सब काम हम लोगों ने किया। और फिर नौकरी में सबसे पहले हमने 13 में ही ऐलान कर दिया, पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण, और उसके बाद 16 से सरकार की हर सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आ गई। अब तो हर चीज में महिला का कर ही रहे हैं, सब तरह से कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब कितना आगे बढ़ी, हर प्रकार से जो हम लोगों ने इन लोगों के उत्थान के लिए जो सारा काम किया। तो आप सबको मालूम है, महिलाओं के लिए सारा काम, समाज के कमजोर तबके के और लोगों के लिए। और आपको मालूम है कि पुलिस में, बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इतना पुलिस देश के कितने बड़े बड़े राज्य में भी इतनी महिलाएं पुलिस बल में नहीं है। 25,000 से भी ज्यादा, 25,018, 25 लाख कितना, 25, हाँ 25,128 है। तो आप जरा सोच लीजिए
कि कितना सब हम लोग काम करते जा रहे हैं एक एक चीज के लिए और समाज के उत्थान के लिए। जो गरीब तबके के लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके लिए और जो पहल लेकर के हम लोगों ने तो पूरे बिहार के लिए काम किया, लेकिन विशेष पहल जो पीछे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए इन तबके के लोगों का उत्थान किया। तो ये सब काम तो करते रहे और आज भी नया नया एक एक काम कर दिया। अभी उप मुख्यमंत्री जी आपको बता रहे थे 7 निश्चय 2 के बारे में, 7 निश्चय 1 करके हर घर नल का जल, हर घर तक शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, एक एक काम और सबका मेंटेनेंस होगा। अब हर गांव में भी कई जगहों का हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं, कर रहे हैं कि और दूसरी सड़कों की जरूरत है। कई गांवों को जोड़ते हुए अगर लोग बड़ी जगहों पर जाएंगे तो उसके लिए भी करना, वो भी काम। कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान भी शुरुआत करा है। 7 निश्चय जो 16 से शुरू किया, एक उसके पहले जो काम किया उसकी चर्चा, और अब 7 निश्चय 2 में भी हर चीज को मेंटेन करके रखना, एक एक चीज पर पूरा का पूरा काम करना। तो हम लोग विकास का भी काम, न्याय के साथ विकास हमारा संकल्प है। और हम शुरू से कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम पूरे तौर पर सेवा करते हैं और मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ जरूरी है कि समाज सुधार का काम होना चाहिए। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो दुरुपयोग करेंगे। अब जब शराबबंदी लागू किया तब पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। अब कितना सब्जी की खेती बढ़ गई जी, अब कितना बिक्री हो रहा, दुकान कितना बढ़ा। आप जरा कल्पना कर लीजिए, लोगों का पैसा ये गड़बड़ चीजों में नहीं करने से जो बचता है तो इसका कितना लाभ मिल रहा है। तो समाज के हर क्षेत्र के विकास के लिए आप जरा कल्पना कर लीजिए कि हम लोगों ने पूरे के तौर पर एक एक चीज के लिए काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज सुधार की बात हम कर रहे हैं, तो नशाबंदी की बात तो है, लेकिन बाल विवाह दहेज प्रथा, इसके लिए भी 17 में हम लोगों ने अभियान चलाया और आगे जारी रखे हुए। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, बाल विवाह वाली बात पर सब बोल रही थी। अब कम उम्र में शादी होने से लोगों को कितनी तबाही होगी, कितने तरह की बीमारियां होती हैं, ये सब बात को अच्छी तरह लोगों को जानना चाहिए। इसलिए कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और जो दीदियां हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा है, इस चीज को अभियान गांव-गांव तक एक एक कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो नियम है महिला का उम्र 18 साल, अब पुरुष का उम्र 21 साल। और अब तो केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बारे में शुरुआत की है, कहा महिला का भी अब 21 साल तक करेंगे। तो कहने का मतलब है, आप सोच लीजिए, कम उम्र में अगर शादी होगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, कई लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसलिए बाल विवाह से बिल्कुल बचना चाहिए। और दहेज प्रथा, आप सोचिए भला, और बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ आज से नहीं, बहुत जमाने से पूरे देश में कानून बना हुआ, लेकिन फिर भी इसका पालन क्यों नहीं? इसलिए अभियान चलाते रहना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से लोग करते हैं, कितना गलत काम है। कोई अगर दहेज लेता है, क्या बुरी चीज है, और दहेज क्यों लेते हैं? बहुत लोग कहते हैं बेटा को हम पढ़ाते हैं और इसके लिए हमको पैसा चाहिए, और शादी करते हैं और उससे आप पैसा लीजिए, कम पैसा लिए, बाद में उसको तंग करते हैं। कितने लोग इसके शिकार होते हैं, कितने लोगों को भागना पड़ता है, कितने लोगों को छोड़ देते हैं, कितने लोगों की हत्या होती है, कितने लोग आत्महत्या करती हैं, क्या स्थिति होती है। ये सब कितनी बुरी चीज है। लेकिन ये कितना बुरा चीज है, कोई आदमी कैसे सोचता है कि शादी करेगा कोई लड़का लड़की से तो उसको पैसा मिलेगा, भूल जाता है अरे हम और आप कोई भी आज है तो पैदा कैसे हुए, पुरुष और स्त्री दोनों रहती है तभी ना हम लोग पैदा होते हैं।
तो अगर तुम पुरुष हो, लड़के हो और तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारा कोई बाल बच्चा होगा? कोई लड़का लड़का मिल के बच्चा पैदा करोगे? अरे लड़की रहेगी तभी ना बच्चा पैदा होगा। तो बिना लड़की के, बिना महिला के तो कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो सकता। तो उसे कैसे लेते हो भाई? तो ये कितनी बुरी चीज है। इसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलते रहना चाहिए और सब महिला से कहेंगे। और हम लोग तो पहले भी कह दिए थे, कोई शादी करेगा, निमंत्रण देगा तो लिखेगा कि हम लोग दहेज प्रथा नहीं लिए हैं, तभी हम जाएंगे। और अब तो हम फिर कह रहे हैं और आप लोगों से भी कहेंगे कि कोई कहे कि हाँ हम दहेज नहीं ले रहे हैं तभी उसके शादी में जाइएगा, वरना कोई नहीं जाइएगा। तो अंत में जाकर के दहेज प्रथा लोग बंद करेगा। और कोई दहेज लेकर के शादी करे उसके खिलाफ पूरे तौर पर अभियान चलना चाहिए। तो ये सब काम बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक। इसलिए हम तो यही आग्रह करने आए हैं। अब समाज सुधार अभियान में तो मान लीजिए कि हम आ जाएं, अभी 4 जगह का और का कार्यक्रम है, कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ कार्यक्रम करेंगे वही होगा, ये तो एक हिस्सा है उसका। लेकिन ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और आप सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और सब दिन के लिए शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए निरंतर अभियान चलाइएगा। और आज खुशी हुई, अंतरजातीय शादी जरा इसको भी बढ़ावा दीजिएगा और सब जगह करिएगा। तो क्या हम उम्मीद करें? अभी तो आए हैं तो सीमित लोग हैं ना, सब लोग अपने अपने इलाके में जितना जीविका समूह की हैं महिलाएं, और वो सब लोगों को आजीविका समूह का इज्जत जानते न हैं। हम जब जीविका बनाए तो उस समय की जो भी केंद्र की सरकार थी वो लोग आकर के देखे और कही तो बड़ा अच्छा बनाए हैं ये जीविका समूह आप लोग। और उसके बाद उस समय के केंद्र सरकार ने देश भर के लिए आजीविका समूह नाम दिया। हम लोगों का जीविका और वो आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, आजीविका। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात हुई है यहां का। इस शब्द जो है जीविका, तो एक एक चीज को लेकर के अब आप ही सोच लीजिए कि अब दुनिया भर में आजीविका हो गया, यानी आप ही की बात को सब जगह पहुंचाने के लिए। तो आपसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अपना काम तो कीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। और सब हम देखे हैं, हर जगह देखते हैं कितना आगे तरक्की हो रही है, सब तरह का विकास हो रहा है और सब तरह का काम करने का यहाँ पर जो मौका दिया गया है। तो हर प्रकार से जो पूरे तौर पर जो सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत भी सबको मदद दी जा रही है, नहीं खाली शराब वाले से नहीं, उसके अलावे भी जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनके लिए भी है। और अब तो नीरा वाले के लिए भी हमने तय कर दिया है कि साहब जो ताड़ी चलता था ताड़ के पेड़ से, अगर उससे सूर्योदय होने के पहले अगर उसी को निकालिएगा तो वही से नीरा बनता है। और नीरा इतना फायदेमंद चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, स्वाद भी कितना मीठा है। तो नीरा का उत्पादन हो और उसकी जो शुरुआत करेंगे, उन परिवारों को भी इस काम को करने के लिए, खास करके ताड़ के पेड़ से ताड़ी की जगह पर नीरा का काम जो शुरू करेंगे, उन लोगों को काम करने के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि उनको भी 1 लाख रुपए की मदद हम लोग देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नीरा का उत्पादन करके आगे बढ़े। तो हम लोग तो ये सब काम कर रहे हैं, आप लोग तो कीजिएगा ही, लेकिन जो समाज सुधार अभियान वाला है इसके लिए निरंतर जारी रखना है ना। तो इसको लेकर के सब लोग लगातार अभियान चलाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संकल्प ले लिया, हाथ उठा करके बता दिया कि हम ये निरंतर इस अभियान को चलाते रहेंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये काम जारी रहेगा। समाज और विकसित होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा और देश की सेवा में अपना योगदान करेगा। तो मिलजुल करके हम लोग चलें और आपस में
प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहना चाहिए। बिना मतलब का बहुत लोग झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, उन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे बड़ी चीज है आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना। तो इसको भी लेकर के हम लोग चले, समाज को एकजुट करें और मिलजुल करके हम लोग सबको आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो संकल्प ले लिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सबके बीच में मुझको आकर के कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए, और आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।